नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन राज्यसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा। तीनों बिल कल लोकसभा से हो गए थे पास। केंद्र सरकार आज राज्यसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल भी करेगी पेश। 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून में बदलाव से संबंधित 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर कल हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मॉब लिंचिंग के लिए फांसी होगी, जबकि देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में MNR एजुकेशनल ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को विशेष महत्व देती हूँ। शिक्षा के माध्यम से ही जीवन में आगे बढ़ने के द्वार खुलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे आसपास के देश चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम धरती से ऊपर नहीं उठे हैं। पार्टी कैडर को प्रोत्साहित करने के प्रयास में की भारत की प्रशंसा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दिल्ली में की प्रेस वार्ता। कहा कि देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो भारतीय मानसिकता से ओतप्रोत है। पूर्व सरकारें औपनिवेशिक मानसिकता से थी ओतप्रोत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिया न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजा निमंत्रण। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 दुनिया के 40 देशों में फैला। भारत में अब तक इसके 21 केस आ चुके हैं सामने। गोवा में 19 और केरल महाराष्ट्र में एक मामला। केरल में रिपोर्ट हुए कोविड के 300 नए केस। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वशेष की अदालत में दाखिल ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर निर्णय आज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 दिसंबर को दाखिल की थी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हनुमानगढ़ी के किए दर्शन और पूजन। मंदिर निर्माण प्रगति और अयोध्या के विकास कार्यों का ले रहे हैं जायजा। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का आज लखनऊ दौरा। राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश में 2019 लोकसभा में हारी हुई 16 सीटों को लेकर करेंगे बैठक। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की सुनी समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के दिए निर्देश। विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के प्रति व्यवहार को सीएम योगी ने अशोभनीय, असंसदीय और अक्षम्य आचरण दिया करार। विपक्ष के व्यवहार की सीएम योगी ने की निंदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग है तैयार। घबराएं नहीं, नया वेरिएंट है काबू में। अयोध्या के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए मार्गों पर निर्देश पट्टिकाएं लगाए जाने के दिए गए निर्देश। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में लगाई जाएंगी पट्टिकाएं। आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी होगी दूर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 601 चिकित्सा अधिकारियों की चयन की प्रक्रिया की पूरी, जल्द होगी तैनाती। लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण से जुड़े अभियंताओं को रात में अपने क्षेत्र की सड़कों का निरीक्षण करने का दिया निर्देश। दुर्घटनाएं रोकने के लिए चिन्हित किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट। लखनऊ में औद्योगिक विकास प्राधिकरण में डिफॉल्टर भूखंड होंगे निरस्त। 8 साल भूखंड लटकाने वालों से प्लॉट वापस लेगी अथॉरिटी। जुलाई 2020 से पहले भूखंड लेकर फैक्ट्री न लगाने पर की गई कार्रवाई। फर्रुखाबाद में पॉस्को एक्ट के आरोपी को 2 माह 15 दिन के अंदर हुई मृत्युदंड की सजा। 2,20,000 रुपए न्यायालय ने लगाया जुर्माना। आरोपी ने थाना कंपिल क्षेत्र के कटिया गांव में 4 साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म। लखनऊ के अलीगंज में क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के संयुक्त तत्वाधान में वृहद रोजगार मेले का किया जा रहा है आयोजन। 7 से अधिक कंपनियां कर रही हैं प्रतिभाग।
खेल मंत्रालय ने की राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तो 2 को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में देंगी पुरस्कार। और अब समाचारों का रुख विस्तार से करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। दौरे का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेना है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने पर भगवान श्री राम लला के दर्शन पूजन के साथ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं तो रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन अवश्य करते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला मंदिर में पूजा अर्चना की। एक बड़े कार्य के पूर्ण होने का समय नजदीक है, तब मुख्यमंत्री समय समय पर कार्यों की समीक्षा करते हैं। आज भी वो इन कार्यों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सज रहा है, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था का इंतजाम हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हर राम भक्त अपने अपने तरीके से सहभागी होना चाहता है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आने वाले अनवरत श्रद्धालुओं को अमावा मंदिर में भोजन कराया जाएगा। अब तक 30 लाख लोगों को यहां भोजन कराया जा चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के निर्माणाधीन मंदिर में हर राम भक्त अपने अपने तरीके से सहभागी होना चाहता है। कोई राम भक्तों की सेवा करना चाहता है, कोई राम भक्त मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना चाहता है, कोई अपनी अन्य विधाओं से भगवान राम की सेवा करना चाहता है। अमावा के इस राम मंदिर में प्रतिदिन जो भी राम भक्त आते हैं, अगर भूखे हैं तो उन्हें भोजन का यहाँ इंतजाम मिलता है। 10 प्रकार के शुद्ध व्यंजन उन राम भक्तों को खिलाए जाते हैं। प्रतिदिन चलने वाली इस व्यवस्था और तमाम सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर पंकज जी हैं हमारे साथ, जो अमावा राम मंदिर में इस भोजन व्यवस्था को देखते हैं और चलाते हैं। जय सिया राम। ये राम रसोई में जो भी बाहर से रामलला के दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए ये भोग प्रसाद की व्यवस्था है। इसमें 10 व्यंजन हम लोग परोसते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 15 जनवरी से यही सुविधा 9 बजे से लेके 9 बजे रात तक की जाएगी। कब तक व्यवस्था चलेगी? ये भगवान जाने, अनवरत अभी तक चल रहा है, निर्विघ्न चल रहा है। और हमारा कामना है, भगवान से प्रार्थना है कि ये जो है अनवरत चलता रहे, कि राम भक्त यहाँ से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन कर करके खुशी खुशी यहाँ से अपने घर को जाएं और एक स्मृति के रूप में, एक याद के रूप में उनके मानस पटल पर ये रहे। और ये हम लोग हो भी रहा है। दिसंबर 2019 में अमावा राम मंदिर में राम भक्तों को प्रसाद देने की परंपरा शुरू हुई थी। कोरोना काल के दौरान जब लोग घरों में कैद थे, लोग सड़कों पर थे, उस काल में भी इस अमावा राम मंदिर से लोगों को भोजन प्रसाद दिया जाने का कार्य चलता रहा। अब तक 30 लाख लोगों से अधिक लोगों को प्रसाद देने वाला यह मंदिर आने वाले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी राम भक्तों को अनवरत भोजन कराने का लक्ष्य रखता है और निरंतर यह सेवा जारी रहेगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और आइए अब नजर डाल लेते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश भी लोगों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत सुनाई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 57,000 संस्थान एवं 762 से ज्यादा नगर इकाइयों में ये यात्रा पहुंचेगी और सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे और उसी क्रम में ये यात्रा आयोजित की जा रही है। पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे,
अब पहले गैस नहीं था, जब से गैस मिल गया तब से हम लोग बहुत सुरक्षित रहते हैं। तो पहले नहीं था, कच्चा मकान था, फिर पड़ रहा था, मिल गया है अपना बर्बाद। आपके और हमारे उत्तर प्रदेश में भी 57,000 स्थानों पर और लगभग 762 से ज्यादा नगर इकाइयों में यह यात्रा पहुंचने वाली है और सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर जिन लोगों को लाभ मिला है उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसकी जानकारी हासिल करना और जिन लोगों को लाभ अभी तक नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाना, यह मोदी जी की योजना को लेकर के विकसित संकल्प यात्रा चली है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे और उसी क्रम में जो उन्होंने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की योजना, अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा एक साथ समवेत स्वर में सभी को जोड़ते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जिन लाभार्थियों को मिला है वे बोलेंगे कि हां मुझे ये मिला है, जिससे अन्य लोग प्रेरित हो सके कि हां उसे मिला है तो मुझे भी मिलेगा। और वाराणसी में हवाई यात्रा कर आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण और काशी तमिल संगमम कार्यक्रम बड़े कारण है। साथ ही बताया कि बहुत जल्द अयोध्या और आजमगढ़ एयरपोर्ट चालू कर दिए जाएंगे। वाराणसी में लगातार तीर्थयात्रियों की, यात्रियों की बढ़त होती जा रही है। इसका एक कारण या बहुत बड़ा कारण कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण किया, अब काशी विश्वनाथ देखने के लिए विश्व से लोग आ रहे हैं, अपने देश से तो आ ही रहे हैं और एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। इस बारे में हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता जी से। पुनीत जी, ये जो पिछले 2 सालों में बढ़ोतरी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं और संख्या में किस तरह से है? नमस्कार जी। लास्ट 2 साल में हमने यहाँ पे यात्रियों में लगभग 20 से 30% की वृद्धि देखी है हर साल। 19-20 में करीब 1,70,000 यात्रियों ने वाराणसी एयरपोर्ट का सुविधाओं का यूज़ किया। उसके बाद इसके बाद अगले वर्ष में इन्होंने 2,50,000 पैसेंजर्स ने वाराणसी एयरपोर्ट का यूज़ किया। इस साल जो मौजूदा तथ्य हमारे पास हैं आंकड़ों के हिसाब से, अभी ये वर्ष पूरा होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन अभी तक हमने 2,90,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स का यहाँ पे स्वागत किया हुआ है। लगभग 20% की वृद्धि हम हर साल देख रहे हैं और आगे भी हम डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में कई एयरपोर्ट है वो भी अभी चालू स्थिति में हो गए हैं। उसके अलावा वाराणसी कॉरिडोर का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं। आजकल काशी तमिल संगम समागम भी चल रहा है, जिसमें साउथ से तमिलनाडु से बहुत सारे यात्री आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम डेफिनेटली इस आंकड़े को और आगे बढ़ाते जाएंगे। ये बता रहे हैं चूंकि नोडल अफसर हैं इस तरफ के जो एयरपोर्ट हैं उनके, अयोध्या 25 दिसंबर को उसका उद्घाटन हो सकता है और आजमगढ़ को चूंकि लाइसेंस मिल गया है तो वहां से भी उड़ानें जल्द ही शुरू हो जाएंगी। चित्रकूट और श्रावस्ती भी लाइन में हैं, तो इधर उत्तर प्रदेश में इतने ढेर सारे एयरपोर्ट शुरू हो जाएंगे और जिनका श्रेय पुनीत गुप्ता जी को जा रहा है कि नोडल अफसर हैं और शीघ्र से शीघ्र कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। मथुरा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान सदा से रहा है। आज भी महाकवि सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद, चैतन्य महाप्रभु आदि से इस नगरी का नाम जुड़ा हुआ है। मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर जिले के तीर्थ केंद्रों में आदर्श बुनियादी ढांचे को विकसित करने का काम किया है। मथुरा की पुरातत्व धरोहरों का पूरा ध्यान रखा गया है और इस मामले पर मथुरा में कृष्णकालीन कुंडों और प्राचीन स्थल का जीर्णोद्धार हुआ है।
योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा विकास प्राचीन विरासत के आधार पर किया है। यहाँ पर सरोवरों के निर्माण के लिए और मंदिरों के निर्माण के लिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, जिससे संस्कृति, भारतीय ब्रज संस्कृति जिंदा रहे। यहाँ पर मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय बनाया गया है, जिससे मथुरा वृंदावन ब्रज 84 कोस में यहाँ परिक्रमा लगती है। परिक्रमा के विकास के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मथुरा की परिक्रमा लगती है, वृंदावन की लगती है। यहाँ देश भर से नहीं, विश्व भर से करोड़ों यात्री मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा विकास किया है और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की चीज़ों का बहुत ज़्यादा विकास किया है। सड़कों का विकास किया है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुदृढ़ है। विगत योगी आदित्यनाथ सरकार में जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। मथुरा है वो पुरातन नगरी है, इसमें बहुत कार्य हुए हैं। पिछले 7-8 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं वो एकदम रिकॉर्ड तोड़ हुए हैं। 2 तरीके से कार्य हो रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो कार्य करा रहा है वो 2 कार्य हैं, यानी एक तो विरासत संभाली जा रही है और एक डेवलपमेंट के कार्य। तो विरासत वाले कार्य में तो जो हमारे कृष्ण युगीन जो कुंड हैं, इसके अलावा जो स्थल हैं वो सुधारे जा रहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। होता था, लेकिन हमारे ऊर्जा मंत्री जी के प्रयास से आज सभी बिजलासों के लिए कम से कम 20 से 22 घंटे को रेगुलर लाइट खुला करती है। 24 घंटे में से 20 से 22 घंटे को रेगुलर लाइट मिलती है। इसके अलावा हमारे क्या है कि बहुत सी योजना भी योजना चल रही है, जिसमें क्या है कि यमुना जी के किनारे घाटों की योजना, जिसका घाटों का कार्य हमारे यहाँ चालू हो चुका है और जिसमें प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से वृंदावन के लिए ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन औषधि योजना के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र आम जन के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। बरेली शहर में सरकार की ओर लगभग 10 ऐसे केंद्र संचालित हैं जहां जेनरिक दवाई मिलती है। इन केंद्रों पर लोगों को अन्य मेडिकल स्टोर के मुकाबले 50% तक सस्ती दवाई मिलती है। जो लोग पैसे के अभाव में महंगी दवाई नहीं खरीद पाते, उनके लिए ये केंद्र सस्ती दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इन केंद्रों से नियमित रूप से गंभीर बीमारियों की दवाई खरीदते हैं और सरकार की इस योजना को पसंद कर रहे हैं। बरेली शहर में हर घनी आबादी वाले सभी क्षेत्रों में ये केंद्र बनाए गए हैं ताकि लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें। काफी समय से यहाँ से जन औषधि केंद्र से जो है दवाइयाँ ले रहा हूँ। मेडिकल से जो हम पहले दवाई लेते थे और यहाँ से जो लेते हैं उसमें फाइनेंशियल पैसे का बहुत ज्यादा अंतर है। और दूसरी चीज ये कि जितनी फायदेमंद वो दवाइयाँ थी वही उतनी ही फायदेमंद ये दवाइयाँ हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें फायदा हुआ है, गरीब परिवारों को फायदा हुआ है कि हमें सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं और सारे सॉल्ट जो है वो अवेलेबल है, सभी तरह की दवाइयाँ यहाँ मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। कस्टमरों में जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ लेती हूँ और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि ये दवाइयाँ बहुत सही रेट में यहाँ मिलती हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर बहुत महंगी है, वही दवाइयाँ आधे से कम रेट में यहाँ मिलती हैं और हमको बहुत बड़ा फायदा होता है। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कस्टमर बेस काफी हमारा प्रयास कर रहा है, अब तक काफी अच्छा बढ़ा, मतलब दिन पर दिन रेगुलर बढ़ रहा है हमारे। और सरकारी बहुत ही अच्छी चल रही है। हम चाह रहे हैं कि योजना को अच्छे से आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा तीर्थराज प्रयाग में प्रदेश का पहला पानी पर तैरने वाला रेस्टोरेंट यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू किया जा रहा है। ये रेस्टोरेंट पानी की लहरों पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का ये पहला रेस्टोरेंट होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के इस रेस्टोरेंट के प्रबंधक डीपी सिंह ने बताया, इस रेस्टोरेंट में आने वाले इस वर्ष के माघ मेले के पहले इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और कुंभ में भी बड़ी संख्या में लोग इस रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 40 से 50 सीटों वाला ये रेस्टोरेंट बड़ा भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है, जो हमारे इस रेस्टोरेंट में उपलब्ध होगी। इस रेस्टोरेंट के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पहला रेस्टोरेंट होगा जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो यमुना में आपको फ्लोट करता हुआ नज़र आ रहा है और ये कंप्लीट हो गया है और इसको हम जनवरी के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट कर देंगे। इसमें 45 सीटर कैपेसिटी की व्यवस्था है, 45 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है ये। इसमें कॉन्टिनेंटल और आपके इंडियन फूड, स्ट्रीट फूड, ये सारे तरह के फूड की व्यवस्था रहेगी। सारे तरह के खान पान इसमें परोसे जाएंगे। और आइए देखते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी खबरें।
वाराणसी में काशी तमिल संगमम फेज 2 में इस बार आने वाले 1400 से अधिक प्रतिनिधियों के दल में आज तीसरे दिन पेशेवर लोगों का समूह बनारस स्टेशन पहुंचा, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दल को गोदावरी नाम दिया गया है। ये लोग वाराणसी सहित प्रयागराज व अयोध्या का भ्रमण करेंगे। कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बड़ी संख्या में मौजूद काशी वासियों के साथ समूह के सभी सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत सत्कार से समूह के सभी सदस्य अभिभूत दिखे। तमिलनाडु से आए लोगों का हमने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। तमिलनाडु से आए लोग स्वागत से अत्यंत ही अभिभूत थे। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अवसर दिया है, ये बहुत बड़ा अवसर दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत उनकी जो मुहिम है, उसको यह कार्य सफल बनाएगा। हम सभी कार्यकर्ता आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। We are so excited to come to Varanasi. The reception was so great. We love it. Is very happy to journey with our hardly help. Thank you to Modi ji. Very beautiful arrangement. Very thankful to our NIIT and Banaras Hindu College. हम तो इतना खुश है, हमारा मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। ये सब कुछ मोदी जी के लिए जा रहा है, ये क्रेडिट मोदी जी के लिए जा रहा है। काशी तमिल संगमम के आए हुए यात्रियों का काशी में जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। तमिल से आए हुए दल ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी मारी और उनका पूजन किया। ये लोग दर्शन पूजन के बाद प्रसन्न मुद्रा में दिखे। इस तरह काशी में आकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन और पूजन करने की कल्पना भी इन लोगों ने नहीं की थी, इसीलिए ये पूजन के बाद भाव विभोर भी नजर आए। इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। इस दल में तमिलनाडु के व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर समेत प्रोफेशनल लोग भी शामिल हैं। और बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर। फतेहपुर के आकांक्षी विकास खंड हथगाम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में लगभग 40 विभागों के स्टॉल लगाए गए। आयोग की खंडपीठ द्वारा बच्चों की समस्याएं सुनी गई तथा उनका संबंधित विभाग द्वारा तत्काल निस्तारण कराया गया। इसके अतिरिक्त खंडपीठ के सदस्यों द्वारा दृष्टि बाधित बच्चों को एजुकेशन किट का वितरण किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने बताया कि आकांक्षी ब्लॉकों में उत्तर प्रदेश में अब इस तकड़ के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। और बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से जुड़ी हुई है हमारी अगली खबर। एनसीआर में तकरीबन 2.5 लाख घर खरीदने वालों को सरकार द्वारा एक बड़ी राहत दी गई है। इसमें गाजियाबाद की बात करें तो सिर्फ गाजियाबाद में तकरीबन 15,000 फ्लैट खरीदार, जो कि यूपी कैबिनेट के फैसले से जिनको बड़ी राहत मिली है। कोरोना काल के 2 साल को शून्यकाल मानते हुए यूपी कैबिनेट ने ब्याज में छूट देने की घोषणा करते हुए बिल्डर और मकान खरीदने वाले आम जनता के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। गाजियाबाद में तकरीबन 20 से 25 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से बंद पड़े थे। सरकार के इस फैसले से पूरी रकम जमा कर चुके खरीदारों को उनके फ्लैट पर कब्जा देकर अब रजिस्ट्री कराई जाएगी। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।